नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अंदर हमारे चैप्टर 6 से लाइव प्रोसेस जीव प्रक्रम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके विभिन्न टॉपिक्स जो हम क्लियर करने वाले हैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले लाइव प्रोसेस जीव प्रक्रम क्या है, तो देखिए लाइव प्रोसेस वेयर एज प्रोसेस यानी कि इस प्रकार की प्रोसेस जिसमें एज डाइजेशन यानी कि पाचन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यानी कि हमारा रक्त का परिवहन, और रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, एंड एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। दीज प्रोसेस आर एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ। ये चारों प्रोसेस हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है। लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, इन्हें हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो हमारे लिए क्या जरूरी है, डाइजेशन यानी कि भोजन, हमारे बॉडी के लिए डाइजेशन होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, जिसमें जो विभिन्न पदार्थ जो होते हैं, ऑक्सीजन है, उनका ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। भोजन का यानी कि जो ग्लूकोज का होता है ब्लड सर्कुलेशन में, और रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन का टेकन करना हमारी बॉडी में और आउट थ्रो करना किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। और एक्सक्रीशन यानी कि अनवांटेड या वेस्ट मटेरियल को आउट ऑफ बॉडी रिमूवल करना, या एक्सक्रीशन में करते हैं। तो ये चारों जो प्रोसेस हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इन चारों के बारे में हम इस क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए न्यूट्रिशंस क्या है, पोषण क्या है। तो देखिए द मटेरियल आर नीडेड फॉर लाइफ यानी कि मटेरियल हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है। सच एज, कौन कौन से मटेरियल जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स और मिनरल्स ETC कॉल्ड न्यूट्रिशंस। ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि इन सबको बॉडी के अंदर लेना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो यानी कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, पोषक तत्व क्या है, तो द सब्सटेंस विच इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी यानी कि वे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं बॉडी को मेंटेन करने के लिए, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स यानी कि इनको पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्व कौन कौन से हैं, सच एज कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन्स जो हमारी शारीरिक ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं, हमारी मसल्स बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। विटामिन्स जो हमें विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। विटामिन्स की वजह से इसकी कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से इनफर्टिलिटी या नपुंसकता, और के की कमी से हमारा ब्लड क्लोटिंग नहीं जमता है जब चोट लगने पर। तो इस प्रकार के विटामिन से रोग हो जाते हैं। विटामिन हमें एनर्जी नहीं देते, लेकिन हमारी रोगों से लड़ने में हमें क्षमता प्रदान करते हैं। फैट्स भी हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं। और मिनरल्स विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस हमारी हड्डियों और दांतों के लिए जिम्मेदार हैं। इसी प्रकार से आयरन हमारे ब्लड के लिए जिम्मेदार है, आयरन की कमी होगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा। तो मिनरल्स भी हमारी, जैसा आयोडीन है, तो आयोडीन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसकी कमी से गोइटर रोग हो जाता है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं कर पाती है। तो सारे जो मिनरल्स हैं वो भी हमारे बॉडी के लिए आवश्यक हैं। तो देखिए इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लेना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। देखिए न्यूट्रिशंस आर टू टाइप यानी कि पोषण कितने प्रकार का होता है, तो पोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है एटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस यानी कि स्वपोषी पोषण, जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि दे हैव क्लोरोफिल, उनके पास क्लोरोफिल होता है। इसी क्लोरोफिल के कारण उनकी पत्तियों का रंग ग्रीन होता है, हरा होता है। और ये क्लोरोफिल के अंदर वो पावर होती है जो सनलाइट को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में यानी कि ऊर्जा में यानी कि भोजन के कंपोनेंट्स में बदल सकती है। दूसरा है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी पोषण, यानी कि जो अपना भोजन या वे ऑर्गेनाइज या विच ऑर्गेनाइज दे कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड, दे आर डिपेंड टू other organisms, they receive food from other organisms, they are called heterotroph nutrition। तो human is a heterotrophic ऑर्गेनाइज्म यानी कि मनुष्य भी एक प्रकार का हेटेरोट्रोपिक है, क्योंकि वी कैन नॉट मेक आवर फूड, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, बिकॉज
वी कैन नॉट है या वी आर नॉट है, या हमारे पास क्या नहीं होता है, हमारे पास क्लोरोफिल्स का अभाव होता है, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन अवर बॉडी। अब देखिए एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषी पोषण। तो ग्रीन प्लांट्स यानी कि जो हरे पौधे हैं उनकी बात हो रही है। मेक देयर अवन फूड यानी कि वो अपना भोजन बना सकते हैं बाय द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सच न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अगर ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा अपना भोजन बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा बना रहे हैं, और वह इस प्रकार का न्यूट्रिशन कहलाता है एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, एटोट्रोप होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल कौन है एटोट्रोप्स के, ग्रीन प्लांट्स यानी कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो, और एल्गी जो होती है वो भी, जैसा स्पाइरोगायरा है, कारा है, ये भी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं कि बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल यानी कि इनके पास क्लोरोफिल होता है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, इन चारों रॉ मटेरियल का यूज करके दे मेक देयर फूड, दे मेक देयर अवन फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में वो अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अपन फोटोसिंथेसिस। तो देखिए डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन ग्रीन प्लांट, यानी कि ये प्रोसेस किस में होती है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है। ध्यान दीजिए ग्रीन प्लांट्स के अंदर। टू यूजिंग, इसमें किस किस का यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का, एंड वाटर, एक और किसका होता है, वाटर का, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखिए अब यहाँ पे ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनके पास क्लोरोफिल ऑलरेडी होता ही है। इसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, वो एटमॉस्फेयर से। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, कितनी परसेंट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, 0.02% होती है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। तो इन्वायरमेंट से ये CO2 लेते हैं। इसके बाद सनलाइट कहाँ से लेते हैं, दिन में, यानी कि ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस केवल डे टाइम होती है, रात्रि में ये प्रोसेस नहीं होती है क्योंकि सनलाइट नहीं होती रात्रि में। और क्लोरोफिल यानी कि ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी कि ये जो प्रोसेस होती है सनलाइट की उपस्थिति में ही होती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर बराबर सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों चीजें मिलके ग्लूकोज की फॉर्म में यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप से। तो 6,6H12O6, और यहाँ पे एक गैस रिमूव होती है, ऑक्सीजन। कौन सी गैस रिमूव होती है, ऑक्सीजन, और वाटर रिलीज होता है। तो यानी कि ये जो ऑक्सीजन है ये हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। और कौन सी गैस लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हम पेड़ पौधों को हम हमारा ग्रीन लंग्स कहते हैं, यानी कि ये हमारे फेफड़े होते हैं, यानी कि ये हमें कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन, जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए बहुत ही जरूरी है। अब प्रश्न आता है कई बार कि ये जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली होती है कि वाटर वाली, तो ये ध्यान रखिए ये जो ऑक्सीजन हमें वाटर वाली ऑक्सीजन होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो हमें वाटर से प्राप्त होती है। अब देखिए इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो देखिए ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इवेंट्स ऑकर, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या होता है, एब्जॉर्बिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, यानी कि सन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कौन करता है, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो सनलाइट को, जो क्लोरोफिल होता है, जो हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि जो सन की जो ऊर्जा है उसको केमिकल ऊर्जा में बदलने का काम स्टार्ट करता है। अगला होता है रिड्यूसिंग ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूसिंग होता है, अपचयन होता है। देखिए ये जो CO2 है ये कार्बोहाइड्रेट में बदल रही है, यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि रिड्यूसिंग हो रहा है। तीसरा स्प्लिटिंग ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, तीसरा क्या होता है, जो पानी है, जो वाटर है, उसका ब्रेक डाउन होगा, इस पानी का वाटर ब्रेक डाउन होगा, वाटर का ब्रेक। तो अपन जानते हैं वाटर के अंदर क्या क्या किस प्रकार के एटम्स हैं, ऑक्सीजन के हैं और हाइड्रोजन के हैं। तो वाटर किस में ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये जो हाइड्रोजन ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होके, कार्बन डाइऑक्साइड के पास अपन जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन है,
हाइड्रोजन ये जो है या हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होके क्या बना लेती है, कार्बोहाइड्रेट। क्या बना लेती है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि पेड़ पौधों का भोजन होता है। और जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाती है और वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में पेड़ पौधे छोड़ते हैं, उसका उपयोग हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में करते हैं। इसलिए हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए, क्योंकि हमें वो जीवनदायी प्राणदायी गैस ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं दिन में और सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। अब देखिए पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे इस तरह के छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। तो देखिए जो रंध्र होते हैं ये दो गार्ड सेल हैं, किडनी लाइक जो गार्ड सेल है, किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स इन गार्ड सेल से घिरे होते हैं। ये जो बीच की जो है ये स्टोमेटा होते हैं और इसमें एक क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके बाद ये जो बाहर की जो सेल है ये गार्ड सेल होती है। ये जो देखिए जो बारीक बारीक जो छोटे छोटे जो टीनी लाइक पोर्स जो है ये स्टोमेटा है। इसका जो बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया एक स्टोमेटा का आपको, ये स्टोमेटा है। ये किडनी जब किडनी लाइक जो स्ट्रक्चर यानी कि जो गार्ड सेल है, ये जो सेल हो जाती है, फूल जाती है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं और जब ये श्रिंक हो जाती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अब देखिए स्टोमेटा की डेफिनेशन, तो टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, यानी कि पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे पोर्स यानी कि छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के क्या कार्य हैं, तो देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि गैसों का आदान प्रदान करना। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस लेते हैं स्टोमेटा, ये लेते हैं फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस छोड़ते हैं, कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। अब दूसरी बात करते हैं अपन कि पेड़ पौधे रेस्पिरेशन भी करते हैं, तो रेस्पिरेशन में ये कौन सी गैस लेंगे, ऑक्सीजन, और कौन सी गैस रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए पेड़ पौधे दोनों ही प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और रेस्पिरेशन भी करते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो केवल डे में होती है, जबकि रेस्पिरेशन जो है यानी कि श्वसन जो है वो दिन में भी होता है और रात्रि में भी होता है। यानी कि श्वसन प्रक्रिया में और फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में जो गैसें लेते हैं वो गैसें किसके द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं वायुमंडल से, और किसके द्वारा रिलीज करते हैं, वो स्टोमेटा की सहायता से रिलीज करते हैं और स्टोमेटा की सहायता से ही लेते हैं। जैसे हम श्वसन करते हैं तो हम नाक की सहायता से, नोज की सहायता से एयर अंदर लेते हैं, और प्लांट जो होते हैं वो स्टोमेटा की सहायता से एयर को अंदर लेते हैं और या गैसों को अंदर लेते हैं और गैसों को बाहर रिमूवल करते हैं। अब देखिए इसके क्या फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि गैसों का आदान प्रदान। अगला है ट्रांसपीरेशन, यानी कि ट्रांसपीरेशन क्या है, जिसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट्स के अंदर वो वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा, यानी कि पत्तियों की सतह द्वारा स्टोमेटा के द्वारा प्लांट के अंदर जो अतिरिक्त जल होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो वाष्प के रूप में वायुमंडल में लेफ्ट कर दिया जाता है, लॉस्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन एक प्रकार की अनिवार्य बुराई है, ये एक एसेंशियल इविल्स है, क्योंकि इसमें पानी की हानि होती है पौधे को। अब देखिए तीसरा है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन भी करते हैं पेड़ पौधे, दिन में भी करते हैं और रात्रि में भी करते हैं। तो रेस्पिरेशन में कौन सी गैस लेते हैं, हम जो गैस लेते हैं ऑक्सीजन, वही पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं दिन और रात। यानी कि रेस्पिरेशन में हम जो प्रोसेस करते हैं, जो गैस लेते हैं, वो भी पेड़ पौधे वही गैस लेते हैं। हम जो लेफ्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड को ही लेफ्ट करते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण का याद रखना, प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जबकि रेस्पिरेशन में पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए हमें पेड़ के नीचे रात्रि में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। क्या रिलीज होगी, रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ के नीचे कौन सी गैस ज्यादा इकट्ठी रह जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हमें रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, आपको क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अंदर हमारा चैप्टर 6 है लाइव प्रोसेस, उसके अंदर हम
हेटरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होता है यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो टाइप है परपोषी पोषण, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सम ऑर्गेनाइज्म आर डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनाइज्म फॉर फूड, यानी कुछ जीव भोजन के लिए अन्य ऑर्गेनाइज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार का न्यूट्रिशन कहलाता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। एग्जाम्पल देखिए, ऑल एनिमल्स यानी कि जितने भी प्राणी होते हैं, और ह्यूमंस यानी कि हम स्वयं मनुष्य भी इसके अंदर आ गया हेटरोट्रॉप्स के अंदर, यानी कि हम दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। अब सबसे पहले सिंपल जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म जैसे अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म है, उसके अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, जो कि एक प्रकार का हेटरोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन है। तो अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इट टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस इज कॉल्ड सूडोपोडिया, यानी कि अमीबा की सतह के ऊपर, अमीबा की जो सेल्स के ऊपर इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है, इन्हें हम कहते हैं सूडोपोडिया, यानी कि अमीबा की जो सूडोपोडिया होती है सेल के सरफेस पर, जिसे हम कहते हैं कूटपाद। बाय द प्रोसेस एंडोसाइटिस, और कूटपाद की सहायता से क्या करता है वो एंडोसाइटोसिस, यानी कि कोई भी बाहर से जो पदार्थ है उसको शरीर के अंदर लेता है, यानी कि सेल के अंदर लेता है। अराउंड द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल्स, और फूड पाथ की सहायता से यानी कि सूडोपोडिया की सहायता से क्या करता है वो फूड पार्टिकल्स के चारों ओर एक वैक्यूल बना लेता है, जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल्स। इनसाइड द फूड वैक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में बदल के कन्वर्ट कर देते हैं और डाइजेशन करते हैं भोजन का। इस प्रकार अमीबा के अंदर डाइजेशन होता है। वंस विच डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म के द्वारा पूरी सेल्स के अंदर चला जाता है। और अनडाइजेस्टेड मटेरियल आर थ्रो आउट बाय सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो सेल मेम्ब्रेन द्वारा आउट ऑफ बॉडी छोड़ दिया जाता है। अब देखिए, न्यूक्लियस से अमीबा का ये फूड पार्टिकल से सूडोपोडिया के साथ से इसको कैप्चर कर लिया, और देखिए ये बीच में एक प्रकार का वैक्यूल्स बन गया। इसके बाद ये जो फूड वैक्यूल्स यानी कि फूड पार्टिकल्स बीच में है, और यहाँ पे फूड वैक्यूल्स बन गया, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो फूड है वो सिंपलर फूड में टूट गया, और साइटोप्लाज्म द्वारा पूरी सेल्स के अंदर चला जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है बाय सेल मेम्ब्रेन। किसके द्वारा, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। इस प्रकार अमीबा जो जैसा सिंपल लिविंग ऑर्गेनाइज्म में उसके अंदर डाइजेशन होता है। अब देखिए डाइजेशन क्या है, तो देखिए ब्रेक डाउन ऑफ फूड कंपोनेंट्स, यानी कि भोजन के जो कंपोनेंट्स हैं उनका ब्रेक डाउन होना। फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपलर सब्सटेंस में आर कॉल्ड डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो हमारे भोजन का जो जटिल सब्सटेंस उनका सिंपलर सब्सटेंस में टूटना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। देखिए कॉम्प्लेक्स फूड है, डाइजेशन के कारण सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, तो ह्यूमन बीइंग्स आर हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी कि हमारे अंदर हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है बिकॉज दे आर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अनदर ऑर्गेनाइज्ड फॉर फूड, क्योंकि हम प्लांट्स और अन्य जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं। इन ह्यूमन एज वेल एज डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, हमारे अंदर डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स क्या है, देखिए द एलिमेंट्री कैनाल इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच एक्सटेंडिंग माउथ टू एनस, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, माउथ से लेके एनस तक। और एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल को विभिन्न पार्ट में बांटा गया है। देखिए हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, यानी कि दो पार्ट्स जो होते हैं इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में आता है अपना एलिमेंट्री कैनाल, और सेकेंडली हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों ही मिलके हमारे भोजन को जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, यानी कि डाइजेशन करने का काम करते हैं। अब देखिए हमारी एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पार्ट्स है, माउथ जो कि बगल कैविटी में खुलता है, इसके बाद ईसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके तीन पार्ट है, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन जिसके तीन पार्ट है, सीकम, कोलन और रेक्टम, और आखिरी में आता है एनस।
इसी प्रकार जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पाचक ग्रंथियां जो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ जूस सेक्रेट करती है, कुछ एंजाइम सेक्रेट करती हैं, वो है पहली सलाइवरी ग्लैंड्स। ये हमारी मुख के अंदर होती है, माउथ के अंदर होती है और सलाइवा रिलीज करती है और सलाइवा के अंदर एमाइलोज या टाइलिन एंजाइम्स पाया जाता है जो कि स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। स्टार्च एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड शुगर है जिसको माल्टोज यानी कि डाइसेकेराइड शुगर में तोड़ने का काम करता है। तो स्टार्च का यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आता है लीवर। लीवर के अंदर गाल ब्लैडर होता है जो एक थैला होता है जो क्या करता है, बाइल जूस को कलेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद आता है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाटिक जूस को ये सेक्रेट करने का काम करता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड है। अब आता है स्टोमच। स्टोमच एक प्रकार का गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है स्टोमच। अब देखिए ये हमारा आहार नाल का डायग्राम है जो बकल कैविटी, इसोफेगस, ये इसको फूड पाइप भी कहते हैं। ये हमारा स्टोमच है जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। ये हमारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये जो आमाशय के बाद है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये हमारा लीवर है जो कि एक थैलेनुमा संरचना होता है। यहाँ होता है गाल ब्लैडर। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड्स है। तो इस प्रकार हमारा आहार नाल का यानी कि एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल का ये डायग्राम है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के हम विभिन्न पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माउथ। फर्स्टली वी टेक फूड इन द माउथ, यानी कि सबसे पहले हम भोजन को कहाँ लेते हैं, माउथ के अंदर लेते हैं। देयर इज ए कैविटी कॉल्ड बकल कैविटी। माउथ में क्या होती है, कैविटी होती है जिसको बकल कैविटी कहते हैं। हियर फूड पार्टिकल आर क्रश इन स्मॉल पार्टिकल्स। यहाँ भोजन क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टीथ की सहायता से ब्रेक डाउन किया जाता है बाय टीथ एंड मिक्सड विद सलाइवा। और किसके साथ मिला दिया जाता है, सलाइवा के साथ। सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। और किसके अंदर सेक्रेट कर दिया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स के। सलाइवरी ग्लैंड्स द्वारा सेक्रेट होता है कौन, सलाइवा। आफ्टर फूड एंटर इन ईसोफेगस। इसके बाद क्या होता है, भोजन कहाँ जाता है, ईसोफेगस में यानी कि ग्रास नाल में या फूड पाइप में। देखिए इसको फूड पाइप भी कहते हैं। ईसोफेगस को स्टार्च माल्टोज में टूटता है यानी कि पोली से डाइसेकेराइड में टूटता है और एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है। अब का बात करता अपन ईसोफेगस की, तो जिसको ग्रास नाली या भोजन नली या फूड पाइप भी कहते हैं। तो ईसोफेगस इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बकल कैविटी एंड स्टोमच। ईसोफेगस क्या है, बकल कैविटी और स्टोमच को आपस में कनेक्ट करती है जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। अब बात करते हैं अपन स्टोमच। तो देखिए स्टोमच इज ए बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमच रिलीज गैस्ट्रिक जूस। यानी कि स्टोमच की जो मस्कुलर वाल होती है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। इन गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस आर प्रेजेंट। गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl, पेप्सिन और म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब आगे देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड डिस्ट्रॉयड द बैक्टीरिया विच आर एंटर विद फूड। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो भोजन के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह आ गए उनको खत्म करने का काम करता है। अब आगे देखिए पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन। और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, भोजन को पाचन करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लेयर ऑफ द स्टोमच फ्रॉम एसिड। म्यूकस क्या करता है, इनर लेयर की प्रोटेक्शन करता है एसिड से। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमच इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स विच रिलीज इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमच बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स आर फॉलोइंग। किस तरह से हमारे भोजन का डाइजेशन होता है। देखिए प्रोटीन जो होता है वो पेप्सिन के एंजाइम्स की उपस्थिति में एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है। इस प्रकार जो लिपिड होता है वो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होता है। जो स्टार्च होता है वो एमाइलोज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में टूटता है। यानी कि स्टार्च सबसे पहले किस में टूटेगा, माल्टोज में, फिर माल्टेज एंजाइम करेगा, फिर वो ग्लूकोज वगैरह फ्रक्टोज में, इस तरह से टूटता है। तो फ्रॉम द स्टोमच द फूड नाउ एंटर इन स्टोमच। अब कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि अब भोजन स्टोमच से कहाँ जाएगा, छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम छोटी आंत भी कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है। इट हैव एक्सटेंसिव सीलिंग। इसके ऊपर एक्सटेंसिव सीलिंग होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। यानी कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है छोटी आंत के अंदर। इट रिसीव द सेक्रेशंस ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर द पर्पज। यानी कि यहाँ ये क्या करती है, लीवर से बाइल जूस और
पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस को रिसीव करने का काम करती है। द फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमच इज एसिडिक, स्टोमच से जो भोजन आता है वो एसिडिक होता है, लेकिन अब आगे क्या होता है देखिए, पास टू बी मेक एल्केलाइन, यहाँ भोजन क्या हो जाता है, यहाँ जो आमाशय से जो भोजन आता है छोटी आंत में, एल्केलाइन यानी कि क्षारीय हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ दो जूस आके कलेक्ट हो जाते हैं, दो जूस इसमें भोजन के साथ मिल जाते हैं, एक तो पेनक्रियाटिक जूस और एक बाइल जूस। फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट, अब देखिए द एंजाइम्स फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ते हैं, और कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, ग्लूकोज में, और फैट्स और लिपिड्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैट्स किस में टूटेगा, लिपिड किस में टूटेगा या फैट्स किस में टूटेगा, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में ब्रेकडाउन हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, यानी कि हमारी छोटी आंत के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे कहते हैं विली। वो एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है, जो डाइजेस्टेड फूड को जो एब्जॉर्प्शन करती है, उस एरिया को बढ़ा देती है विलीज। which increase the surface area for absorption digested food supply in every cell by the blood, तो digested food क्या चला जाता है, supply in the every cell, हमारी प्रत्येक सेल तक पहुंच जाता है। अब देखिए इमल्सिफिकेशन क्या है, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ द फैट्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ बाइल साल्ट और एंजाइम्स, इट इज इजी टू एब्जॉर्प्शन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, यानी कि जो वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं उनको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया जाता है, इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। एंजाइम्स क्या करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बूंदों को हमारा जो आंत्र है या जो हमारी जो इंटेस्टाइन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी कि वसा की या फैट्स की जो बड़ी जो बूंदे हैं उनका छोटी बूंदों में कन्वर्ट होना। अब लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जो होती है, मोर वाटर विद वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब्ड बाय लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर दिस वेस्ट मटेरियल सेंड इन रेक्टम, यानी कि बड़ी आंत से जो वेस्ट मटेरियल है वो उसके अंदर से जो साल्ट है, वाटर है, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको रेक्टम यानी कि मलाशय की ओर भेज दिया जाता है। अब एनस आगे बात करते हैं अपन। देखिए एनस क्या है, गुदा क्या है। द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर, वेस्ट मटेरियल किसके द्वारा रेगुलेट होता है, एनल स्फिंक्टर द्वारा। डाइजेस्टेड ग्लैंड कौन कौन सी होती है, पाचक ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड जो कि सेक्रेशन ऑफ सलाइवा करती है, सलाइवा क्या करता है, एमाइलेज एंजाइम्स होता है इसके अंदर जो कि वर्क करता है कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। आगे देखिए लीवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, ये बाइल जूस सेक्रेट करती है और बाइल साल्ट सेक्रेट करती है, जो कि कहाँ इकट्ठा होता है, गाल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय के अंदर। इट कलेक्ट बाइल जूस, यानी कि पित्ताशय क्या करता है, बाइल जूस को कलेक्ट करता है। बाइल जूस हैव डाइजेस्टिव एंजाइम, बाइल जूस के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। पेनक्रियाज यानी ये अग्नाशय मिक्स ग्लैंड है, सेक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि गैस्ट्रिक जूस को छोड़ती है बाय द वॉल्स ऑफ स्टोमच, स्टोमच की दीवार से, और ये पेप्सिन, म्यूकस और HCl का भी स्त्रवण करती है, सेक्रेशन करती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अंदर हमारे चैप्टर 6 के लाइव प्रोसेस, और लाइव प्रोसेस के अंदर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। तो देखिए सबसे पहले रेस्पिरेशन इन्वॉल्व, रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए गैसेस एक्सचेंज यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एटमोस्फियर, कहाँ से, एटमोस्फियर से। एंड रिलीज ऑफ CO2, और कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं अपन, CO2, ब्रीथिंग, श्वसन प्रक्रिया में। देखिए दूसरा है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, यानी कि हमारे भोजन का ब्रेक डाउन होता है सिंपल फूड में और एनर्जी रिलीज होती है इनसाइड द सेल, हमारी सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि हमारी सेल के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो उसका ब्रेक डाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी में, एनर्जी किसके फॉर्म में बनती है, ATP के फॉर्म में। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें, ऑन बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन आर 2 टाइप, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर रेस्पिरेशन 2 प्रकार का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक, यानी कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू CO2 वाटर एंड एनर्जी फॉर फॉर्म ATP, यानी कि
ग्लूकोज का कंप्लीटली क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एटीपी यानी कि एनर्जी के रूप में। दिस टाइप रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है इसका, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, यहाँ एटीपी के रूप में एनर्जी का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन यानी कि वायु की अनुपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इन द एब्सेंस यानी कि यहाँ एब्सेंस ऑफ O2 यानी कि O2 की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू एथेनॉल यानी कि ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स है वो एथिल एल्कोहल यानी कि एथेनॉल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एनएरोबिक। तो देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखिए जो ग्लूकोज जो है इसमें क्या होगा, यीस्ट के अंदर यानी कि फंगस के अंदर एब्सेंस ऑफ O2 की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा, एथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, साथ में एनर्जी देगा। यानी कि ये किसके अंदर होता है, ये यीस्ट के अंदर होता है, यानी कि कवक के अंदर होता है, ये फंगस के अंदर होता है। यीस्ट एक प्रकार का फंगस है। अब देखिए नोट, सम टाइम व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन O2 इन मसल्स सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड इज कोजेस फैटिग्यू। यानी कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं होता, तब क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है हमारी मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से हमें फैटिग्यू यानी थकान महसूस होती है। तो देखिए जो ग्लूकोज है ये साइटोप्लाज्म में सबसे पहले पायरुवेट यानी कि पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल से और एनर्जी बनाता है, और लेक ऑफ ऑक्सीजन, जब इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है हमारी मसल्स के अंदर तो ये किस में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड बना लेता है, लैक्टिक एसिड, और साथ में एनर्जी देता है। देखिए ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स यानी कि हमारी मसल में लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण वी फील क्रैम्प, हमें क्या महसूस होता है, क्रैम्प और फैटिग्यू यानी कि थकान महसूस होती है। अब देखिए ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन विभिन्न वेरियस वेज से होता है। सबसे पहले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं ये इन साइटोप्लाज्म यानी कि हमारे कोशिका द्रव्य में किस में टूटेगा, पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी में। इसके बाद इसके 3 तरीके से ये अलग अलग वेज में होता है। इसमें देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये किस में टूटेगा, एथेनॉल में टूटेगा, किस में टूटेगा, एथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस एनर्जी बनाता है, और ये किसके अंदर होता है, यीस्ट के अंदर होता है, अभी जस्ट हमने देखा। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन गैस की इनसफिशिएंट मात्रा में हमारी मसल्स के अंदर ये किस में जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, और एनर्जी बनाता है। और ये हमारे इन ओकर्स आफ्टर रिगरस एक्सरसाइज यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर ये कंडीशन बनती है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। अगला आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है इसमें। तो इस प्रकार से ये एरोबिक रेस्पिरेशन और दोनों ये क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के प्रकार है। अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो एरोबिक रेस्पिरेशन ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि अंतिम उत्पाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। इसमें एंड प्रोडक्ट क्या हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है यीस्ट के अंदर, और लैक्टिक एसिड हो जाता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल्स के अंदर कम मात्रा में ऑक्सीजन मिले तब। अगला है मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, इसमें लिस्ट अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है एनएरोबिक में। तो इस प्रकार से हमने एरोबिक और एरोबिक में प्रमुख रूप से 4 अंतर देखे। तो ये 4 अंतर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। तो पैसेज ऑफ एयर यानी कि एयर कहाँ से गुजरती है थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले नोस्ट्रिल यानी कि हमारे जो नासक हुआ यानी कि नाक से, नेसल पैसेज यानी कि नासापथ, फिर नेसल कैविटी में जाती है, फिर फेरिंग्स यानी ग्रसनी में जाती है, फिर लेरिंग्स में जाती है स्वर रज्जु में, फिर ट्रेकिया में जाती है, उसके बाद ब्रोंची फिर लंग्स, और फिर ब्रोंचियोल्स में टूट जाते हैं, फिर एरियोलर यानी कि जो हमारे जो कुपिकाएँ होती हैं वहाँ जाती है, वहाँ से फिर ब्लड कैपिलरीज यानी कि जो
जो ब्लड की जो धमनियाँ होती है, छोटी छोटी नलिका होती है, वहाँ चली जाती है। देखिए जो ये एक एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर है, एल्वियोलाई क्या करती है, ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार के ब्लड कैपिलरीज तक ऑक्सीजन पहुँचता है अपना विभिन्न मार्ग से होता हुआ। नेक्स्ट देखिए, अब इस डायग्राम को देखिए आप, ये डायफ्रेगम में अगर नीचे इसको ये करेंगे तो ये जो बैलून से ये फूल जाता है, यानी कि डायफ्रेगम में जब नीचे की ओर गति करेगा, यानी कि डायफ्रेगम में जब नीचे की ओर गति करेगा डायफ्रेगम, तो क्या होगा, हमारे जो लंग्स हैं तो लंग्स फूल जाते हैं, ठीक है, लंग्स फूल जाते हैं। तो रिब्स किधर गति करेगी, रिब्स ऊपर की ओर गति करेगी। तो डायफ्रेगम नीचे की ओर, रिब्स ऊपर की ओर, और जो इनहेलेशन हो जाएगा और बैलून्स के अंदर यानी कि जो हमारे जो लंग्स के अंदर एयर्स भर जाएगी। तो इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन में अपन ऑक्सीजन यानी कि वायु अंदर लेते हैं फेफड़ों के अंदर, और एक्सहेलेशन में थ्रो आउट करते हैं बाहर की ओर। तो देखिए ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक्स कैविटी, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, यानी कि चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है किस समय, इनहेलेशन के समय, और थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इसमें सिकुड़ जाती है एक्सहेलेशन के समय, जब वायु बाहर छोड़ते हैं तब। अगला देखिए इसमें रिब्स लिफ्ट अप, तो रिब्स जो होती है हमारी ऊपर की ओर लिफ्ट अप होती है, और इसमें क्या होता है, जो डायफ्रेगम जो होता है वो ऊपर की ओर, तो रिब्स जो होती है वो नीचे की ओर डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। अगला देखिए डायफ्रेगम बिकम फ्लैट इन शेप, डायफ्रेगम जो है फ्लैट शेप में हो जाता है, जबकि यहाँ क्या होता है एक्सेलेशन में डायफ्रेगम बिकम डोम शेप्ड में हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर लंग्स, यानी कि जो एयर एंट्री मार जाती है लंग्स में, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज, यानी कि लंग्स की वॉल्यूम कम हो जाती है, एंड एयर एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स, और एयर एग्जिट हो जाती है, लंग्स से बाहर चली जाती है। ये अपना डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये यहाँ नेसल पैसेज है, ये माउथ कैविटी, इसके बाद ये फेरिंग्स यानी ग्रसनी, इसके बाद ये लेरिंग्स यानी स्वरज्जू, ये ट्रेकिया, इसके बाद ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये हमारे एल्वियोलर सेक है, और ये ब्रेंचियल्स हैं, और ये ब्रंची है, और ये डायफ्रेगम है। इस प्रकार हमारा ये पूरा श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एरियोलर यानी कि एल्वियोलर में और ब्लड में और टिश्यूज में किस प्रकार गैसों का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो देखिए एयर रिच इन O2 इन एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, वहाँ से किस में जाएगी, थ्रू द ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड में पहुँचेगी। ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है, और हीमोग्लोबिन किस में होता है, आरबीसी में। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लड का रंग रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। इसके बाद O2 है रिलीज हो जाती है टिश्यू को, इस प्रकार हमारे टिश्यू तक क्या पहुंच जाती है, O2। अब क्या होता है, जो O2 पहुंच गई और रेस्पिरेशन हो गया, तो टिश्यू के अंदर यानी सेल के अंदर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से आएगी, फिर कहाँ जाएगी, ब्लड से डिजोल्व होकर ब्लड में आ जाएगी, फिर डिजोल्व इन ब्लड होते हुए यहाँ से फिर ब्लड वेसल्स से ब्लड इन एल्वियोलाई यानी कि हमारी जो कुपिका है वहाँ पहुँचेगी, और कुपिकाओं से CO2 रिलीज होके एल्वियोलाई सेक में पहुँचेगी, और एल्वियोलाई सेक से जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आउट थ्रू द नोस्ट्रिल, हमारे नाक के द्वारा हम आउट ऑफ द बॉडी कर देंगे उसको। इस प्रकार हम अंदर की तरफ यानी कि सेल्स तक, हमारे टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुँचती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो वापस आउट थ्रू द बॉडी हो जाती है इस स्टेप से। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इन ह्यूमन बीइंग एयर इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल, यानी कि एयर किसके द्वारा लिया जाता है, नोस्ट्रिल द्वारा। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स, एयर जो नोस्ट्रिल से पासिंग होती है, इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर, यानी कि जो नाक के अंदर जो फाइन हेयर्स होते हैं वो इसको फिल्टर करते हैं एयर को। देट लाइन द पैसेज इज आल्सो लाइंड विद म्यूकस, यानी कि जो पासेज होता है नाक का उसके अंदर म्यूकस होता है, विच हेल्प इन दिस प्रोसेस, जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। फ्रॉम नेसल कैविटी द एयर पासेज थ्रू द थ्रोट, इसके बाद थ्रोट से गुजरता है, गले से गुजरता है, इनटू द लंग्स, और वहाँ कहाँ तक पहुँचता है, लंग्स तक। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, हमारे गले के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, इस तरह की जो कार्टिलेज होती है इसके अंदर, थ्रोट के अंदर। दीज एंश्योर दैट द एयर डज नॉट कोलैप्स है, ये क्या करती है, एयर को कोलैप्स होने से बचाती है। आगे देखिए विद इन द लंग्स, और लंग्स की ओर जाती है फिर एयर। इसके बाद द पासेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब विच फाइनली टर्मिनेटेड इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स,
यानी कि ये जो पासेज है लास्ट में क्या होता है, फाइन एंड फाइन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है, जिससे हम कहते हैं एल्विलोई, जिसे कुपिकाएं कहते हैं या एल्विलोई कहते हैं। कुपिकाओं में ही गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसों का विनिमय होता है। द एल्विलोई प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि यहाँ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, कैन टेक प्लेस, यानी कि इस स्थान पर गैसों का आदान प्रदान होता है। द वॉल्स ऑफ द एल्विलोई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड वेसल्स के कंटेंट होते हैं किसके ऊपर, एल्विलोई की वॉल्स के ऊपर, एल्विलोई के ऊपर। द ऑक्सीजन इन द एल्विलोइलर एयर इज टेकन बाय द ब्लड, यानी कि एल्विलोई द्वारा जो ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, ब्लड में छोड़ दिया जाता है। इन द एल्विलोई ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसफर टू ऑल द वेसल्स इन द बॉडी, इन वेसल्स के साथ से जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वो ऑल द बॉडी यानी कि पूरी बॉडी तक छोड़ दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द एनिमल इज लार्ज, जब बॉडी की साइज एनिमल्स के अंदर लार्ज होती है, बड़ी होती है, तो डिफ्यूजन प्रेशर एलोन कैन नॉट टेक कैरी ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो डिफ्यूजन विधि द्वारा ऑक्सीजन विभिन्न पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है, तो फिर बड़े शरीर वाले जीवों में कैसे ऑक्सीजन पहुंचती है। सो द रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होते हैं, जैसा हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, तो उसकी सहायता से एयर यानी कि ऑक्सीजन पहुंचती है। इन ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज HB यानी कि हीमोग्लोबिन, यानी कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है, श्वसन वर्णक कौन है, हीमोग्लोबिन, विच हैज़ ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, जिस हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या बना लेगा, हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। इस प्रकार दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द आरबीसी, ये रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है। अब आगे देखिए, तो आरबीसी क्या करेगी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से लेके टिश्यू तक पहुंचा देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हुए। फिर आगे देखिए, जो CO2 बनता है सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड वो वाटर के साथ घुल के सोल्यूबल होके देन ऑक्सीजन यानी कि सोल्यूबल होती है, मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तुलना में जो CO2 है वाटर के साथ डिजोल्व होने की कैपेसिटी अत्यधिक होती है, ज़्यादा होती है। एंड हेंस इज मोस्टली यानी कि ये जो मोस्टली जो होती है ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फॉर्म इन आवर बॉडी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सेल्स से हमारे ब्लड के साथ डिजोल्व होते हुए कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स तक आ जाएगी, लंग्स के बाद एल्वियोलाई से फिर वापस नोस्ट्रिल के द्वारा हम आउट ऑफ द बॉडी इस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। इस प्रकार हम इनटेक ऑक्सीजन लेते हैं और आउट थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये हमारा रेस्पिरेटरी से संबंधित हमने पढ़ा। आपको क्लास अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे क्लास 10 के अंदर चैप्टर 6 से लाइव प्रोसेस, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ह्यूमन बींग्स और एक्सक्रीशन सिस्टम को पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर 3 पार्ट्स हैं, यानी कि 3 मुख्यतः ये शामिल है, 3 ऑर्गन्स। पहले है हार्ट और आर्टरीज यानी कि धमनियाँ और वेन्स यानी कि शिराएँ। अब सबसे पहले अपन हार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं। देखिए हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। तो ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट। लेफ्ट वाले पार्ट के जो ऊपर के 1 2 है, दोनों एट्रियम हैं, और नीचे वाले जो हैं ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये राइट वेंट्रिकल्स। इस प्रकार हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। इसकी पूरी कार्य प्रणाली ध्यान से देखिए। जो एट्रियम से वेंट्रिकल्स की ओर वाल्व होते हैं, इसी तरह से एट्रियम से वेंट्रिकल्स की ओर वाल्व होते हैं। ये एक दिशीय होते हैं, यानी कि एक ही दिशा में ओपन होते हैं। तो सबसे पहले देखिए हार्ट इज ए मस्कुलर कोनिकल लाइक स्ट्रक्चर्स विच इज ए सिचुएटेड लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, यानी कि ये ज़्यादातर अपने जो इधर से देखा जाए तो लेफ्ट साइड की ओर होता है अपना हार्ट ज़्यादातर। दिस इज ए बिग एज अवर फिस्ट, ये हमारी मुट्ठी की आकृति का होता है। इट इज 4 चैम्बर्ड, इसमें 4 चैम्बर्ड जैसा कि आपको दिखाए गए हैं। अपर 2 चैम्बर कार्ड एट्रियम यानी कि इनको आलिंद कहते हैं, और लोअर 2 चैम्बर कार्ड वेंट्रिकल्स जिसको नीले कहते हैं। ये आलिंद है, ये नीले हैं। देखिए एंड इन द लेफ्ट साइड यानी कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्लो प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इधर जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है इस तरफ, यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो कि लेफ्ट साइड। अब देखिए एंड द राइट साइड यानी कि इस तरफ, यानी कि हमारा जो राइट वाला पार्ट है, इधर इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त ब्लड बहता है।
तो ये हमारा जो हार्ट है इसमें इधर प्योर ब्लड है यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इम्प्योर ब्लड है। तो इस तरह से देखिए लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन की सहायता से जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है, फिर यहाँ से एरोटा की सहायता से विभिन्न बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाता है आर्टरी की सहायता से। वापस जो वेना केवा है इस ब्लड को इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को हमारे राइट एट्रियम में कलेक्ट करती है यहाँ पे, और यहाँ से फिर राइट वेंट्रिकल्स में आता है वेंट्रिकल्स में। इसके बाद पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड वापस से लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है। हमारे जो ब्लड की बात आ रही है हमारी, तो ब्लड क्या है, तो ब्लड देखिए ये एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी कि ब्लड हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा ब्लड, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है हमारा जो ब्लड अधिकांशतः। तो ब्लड लिक्विड में क्यों होता है, क्योंकि ब्लड देखिए इसमें जो प्लाज्मा जो होता है जो कि ब्लड का लिक्विड पदार्थ होता है वो होता है 55%, जबकि जो कार्पल्स जो होती है कणिकाएं कार्पल्स वो होती है 45%। तो देखिए प्लाज्मा के अंदर जो 90% तो क्या होता है वाटर होता है, और 10% के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और जैसे हार्मोन्स वगैरह प्रोटीन्स वगैरह डिजोल्व होते हैं, हार्मोन्स होते हैं इसके अंदर। इस तरह से 10% के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह। अब कार्पल्स की बात करते हैं, तो कार्पल्स जो होती है हमारे ब्लड के अंदर देखिए आरबीसी होती है, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। तो इस तरह से हमारे जो कणिकाएं होती है आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसी बाह्य रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करती है, जर्म्स को खत्म करती है और इम्यूनिटी प्रदान करती है। प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग के समय रुधिर का क्लोटिंग कर देती है। इस प्रकार से ये हमारा ब्लड के बारे में पूरी डिटेल्स से आपको बताया। अब देखिए आर्टरीज के बारे में, हम हार्ट के बारे में हमने पढ़ा, इसके बाद आर्टरीज देखिए। तो आर्टरी क्या है, तो आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी तक ये प्योर ब्लड को पहुंचाने का काम करती है कौन, आर्टरी। इन आर्टरीज ऑलवेज फ्लो प्योर ब्लड, यानी कि आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इम्प्योर ब्लड बहता है, यानी कि जैसा कि उस डायग्राम्स में हमने देखा था कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कैसा बहता है इम्प्योर ब्लड। जैसे कि इधर देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लंग्स की ओर ले जा रही है प्यूरिफिकेशन के लिए, इसलिए इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, अब देखिए द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक, आर्टरी जो होती है मोटी होती है, इलास्टिक होती है इसकी वाल। अब शिरा की बात करते हैं वेन्स की, तो वेन्स कलेक्टेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड कैरिंग इट बैक टू द हार्ट, यानी कि ये डिफरेंट ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की ओर लाने का काम करती है वेन्स। अब देखिए वेन्स हैव थिन वॉल्स, इसकी जो दीवारें होती है पतली होती है, थिन होती है। दे एंश्योर दैट द ब्लड ऑन फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो ब्लड एक ही डायरेक्शन में होता है, और इसके अंदर वाल्व भी होते हैं। इन वेन्स ऑलवेज फ्लो इम्प्योर ब्लड, यानी कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब देखिए एग्जेप्शन, पल्मोनरी वेन जो होती है उसके अंदर कैसा ब्लड बहता है, फ्लो प्योर ब्लड, यानी कि पल्मोनरी वेन के अंदर कैसा ब्लड बहता है, प्योर ब्लड बहता है। जैसा कि इसमें देखिए ये चूंकि ब्लड को ला रही है लंग्स से, और कहाँ ला रही है, लेफ्ट एट्रियम में, तो ये लाने वाली क्या हुई, वेन, और लंग्स से जुड़ी है, इसलिए पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन के अंदर कैसा ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि प्योर ब्लड बहता है। तो इस प्रकार किस तरह से पल्मोनरी वेन के अंदर प्योर ब्लड बहता है। अब डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या है, जिसको दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम इन लेफ्ट एट्रियम, यानी कि हमारे जो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ऑफ द हार्ट बाय पल्मोनरी वेन की सहायता से, यानी कि पल्मोनरी वेन की सहायता से। आफ्टर इट पास इन लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा ये ब्लड, एंड देन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इसके बाद वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी तक पहुंचा जाएगा बाय एरोटा की सहायता से। किसकी सहायता से, एरोटा की सहायता से।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड बाय द वेना केवा, इसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड वेना केवा द्वारा कलेक्ट करके अपर एंड लोअर, वेना केवा दो होती है, अपर यानी कि शरीर के ऊपरी भाग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है और लोअर वाली निचले वाले भाग से लेके आती है। आफ्टर इम्प्योर ब्लड कम्स इनटू राइट एट्रियम, यानी कि इम्प्योर ब्लड अब कहाँ आएगा, राइट एट्रियम, इसके बाद कहाँ जाएगा, राइट ही वेंट्रिकल्स में जाएगा ऑफ द हार्ट। आफ्टर इट पासेज इनटू राइट वेंट्रिकल्स, अब कहाँ पासेज हो जाएगा, वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल्स में। एंड देन गोज इनटू लंग्स, इसके बाद कहाँ जाएगा, लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी द्वारा, किसके द्वारा जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये जो हमारी जो राइट वेंट्रिकल्स हैं, ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड को ले जा रही है, तो ले जाने वाली ये क्या हुई, आर्टरी हुई। थस ब्लड गोज थ्रू द हार्ट, इसके बाद ब्लड हार्ट की ओर जाएगा ट्वाइस टाइम, यानी कि जो ब्लड है हार्ट से दो बार आया, एक बार प्योर कंडीशन में, दूसरी बार इम्प्योर कंडीशन में, ड्यूरिंग इच साइकिल इन ह्यूमन, इन अदर वर्टिब्रेट्स, यानी कि ह्यूमन के अंदर भी और अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर भी ये प्रोसेस होती है। सो दिस इज कॉल्ड डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। आर्टरी क्या करती है, देखिए हार्ट से विभिन्न वेरियस ऑर्गन्स तक ब्लड ले जाती है, और कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जबकि वेन क्या कार्य करती है, ये विभिन्न ऑर्गन से, वेरियस ऑर्गन से हार्ट की ओर ब्लड लाने का काम करती है, और इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, किसके अंदर, वेन के अंदर। अब ये हमारा डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का डायग्राम है, इसे आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये लंग्स है, यहाँ से जो ब्लड है, यहाँ से ब्लड यूँ आएगा, यहाँ से ब्लड ये आएगा, सबसे पहले हमारे लेफ्ट वाले एट्रियम में, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है, इसके बाद ये जो एरोटा की सहायता से वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में पहुंच जाता है, इसके बाद ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज में टूट जाते हैं, जहाँ ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है टिश्यू तक। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो वेना केवा दो होती है, एक तो नीचे वाली लोअर और एक ऊपर वाली अपर वाली होती है। तो इस प्रकार से वेना केवा जो होती है, इस प्रकार से इसके अंदर कपाट होते हैं, यानी कि वाल्व होते हैं जो एंश्योर करते हैं कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाए। इसके बाद जो देखिए, ये जो हमारा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में जो इम्प्योर ब्लड इधर आता है, इसके बाद राइट वेंट्रिकल्स में आता है, राइट वेंट्रिकल्स के द्वारा ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसकी सहायता से वापस से पुनः लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है, यानी कि किसके लिए, CO2 को रिलीज कर दिया जाता है यहाँ पे, और वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से जो लेफ्ट एट्रियम की ओर भेज दिया जाता है। इस प्रकार जो हमारा ब्लड है, एक बार इधर प्योर कंडीशन में, एक बार इम्प्योर कंडीशन में, इसके बाद वापस पुनः लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है, यानी कि इसको कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अब प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जल का परिवहन होता है प्लांट्स के अंदर, किसके द्वारा, जाइलम द्वारा। तो जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट इन दिस प्रोसेस ट्रांसपायरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड मूवमेंट के लिए ट्रांसपिरेशन रिस्पॉन्सिबल है, ये हेल्प करती है। Transpiration pools becomes the major driving force in the movement of water in the xylem, thus water minerals transport from roots to leaves। इस प्रकार जो वाटर से और मिनरल से रूट्स से कहाँ पहुँचते हैं, विभिन्न पार्ट ऑफ द लीव्स तक पहुँचते हैं, काय के किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। और जाइलम्स चार प्रकार की वेसल से या चार प्रकार की ट्यूब से मिलकर बनी होती है, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, इससे मिलकर बनी होती है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस इज ओकर्ड बाय द फ्लोएम टिश्यू, यानी कि फूड का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है प्लांट्स के अंदर। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स, इसमें किसकी मदद से, सीव ट्यूब होती है जो फ्लोएम के अंदर कैम्पेनियन सेल, सीव ट्यूब और फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट्स कैम्पेनियन सेल, और किसकी सहायता से, कैम्पेनियन सेल की सहायता से, जिसको साथी कोशिका भी कहते हैं और सीव ट्यूब चालनी नलिका भी कहते हैं। बोथ इन द अपवार्ड एंड डाउनवार्ड, ये अपवार्ड भी करती है डाउनवार्ड भी मूवमेंट होता है। डायरेक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड नीड टू एनर्जी, यानी कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एटीपी की फॉर्म में चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार जो जाइलम क्या करती है, रूट्स से
मिनरल्स और वाटर को लीव्स तक पहुंचाती है, जबकि फ्लोएम क्या करती है, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बनता है पत्तियों में उसको डिफरेंट वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करती है, जिसके अंदर सीव ट्यूब और कैम्पियन सेल भी हेल्प करते हैं फ्लोएम के अंदर। अब देखिए दूसरा टॉपिक अपना चलता है एक्सक्रीशन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए उत्सर्जन तंत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ है उनको हम आउट ऑफ बॉडी एग्जिट करते हैं। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, तो देखिए द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। द एक्सक्रीटरी सिस्टम हैव ए पेयर ऑफ किडनी, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक जोड़ी क्या होते हैं, किडनी होती है। ए पेयर ऑफ यूरेटर, यानी कि एक जोड़ा यूरेटर्स होता है, मूत्रवाहिनियां, और एक यूरिनरी ब्लेडर होता है, यानी कि मूत्राशय होता है। एंड ए यूरिथ्रा, एक यूरिथ्रा भी होता है। अब देखिए किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल साइड ऑफ द बैकबोन। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी, यूरिन के अंदर, यूरिन का बनता है किडनी के अंदर, पासेस थ्रू द यूरेटर्स, यानी कि ये मूत्रवाहिनियों में जाएगा, इनटू द यूरिनरी ब्लेडर, किसके द्वारा, कहाँ तक पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लेडर यानी कि मूत्राशय तक जाएगा। वेयर इट इज स्टोर्ड, जहाँ ये स्टोर होगा, मूत्राशय में यूरिन स्टोर होगा, अंटिल इज रिटर्न थ्रू द यूरिथ्रा, इसके बाद ये आउट किया कर दिया जाएगा यूरिथ्रा द्वारा। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि नेफ्रॉन क्या है, हमारे जो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये इस तरह से हमारा जो यूरिनरी सिस्टम से है, यानी कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये दो किडनियां हमारी, ये लेफ्ट वाली और ये राइट वाली, ये इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन्स। एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होती है, तो दोनों किडनियों के अंदर 20 लाख नेफ्रॉन्स होती है, जो कि छोटी छोटी बारीक बारीक फाइन नलिकाएं होती है। ये जो हमारे किडनी से यूरिनरी ब्लेडर तक जो नलिकाएं इसको लाती है यूरिन को, दे आर कॉल्ड यूरेटर्स, जिसको मूत्रवाहिनी कहते हैं। और ये थैलेनुमा जो स्ट्रक्चर है जहाँ यूरिन स्टोर होता है, यहाँ यूरिन स्टोर होता है, ध्यान रखिए यूरिन का क्या होता है यहाँ पे, स्टोर, यानी कि मूत्र का संग्रहण होता है, जिसको मूत्राशय कहते हैं। और इसमें लगभग 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करते हैं अपन पर डे। इसके बाद यूरिथ्रा, जहाँ से मूत्र उत्सर्जित कर दिया जाता है। और ये वेना क्या हुआ, जहाँ से इम्प्योर ब्लड, जो जिसमें नाइट्रोजनस पदार्थ वाला ब्लड इसमें आता है हमारी किडनी के अंदर, ये राइट किडनी है। तो किडनी को गुर्दे भी कहते हैं, वृक्क भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में किडनी भी कहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है, क्योंकि ये क्या करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, उसमें नाइट्रोजनस अपशिष्ट, यूरिया, अमोनिया वगैरह को उत्सर्जित करने का काम करती है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि जो किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेफ्रॉन इज द फनल ट्यूब एंड इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि फनल जैसी स्ट्रक्चर होती है और हमारी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। वन किडनी हैव अप्रोक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन, यानी कि एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इस तरह के 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर। नेफ्रॉन डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट सच एज बोमेन कैप्सूल्स, यानी कि इसके अंदर बोमेन कैप्सूल होता है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इट हैव मेनी ब्लड कैपिलरीज इन बोमेन कैप्सूल्स, ब्लड गेट फिल्टर्ड आफ्टर दिस फिल्टर्ड वेस्ट एंटर इन कोइल्ड, यानी कि यहाँ ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। इसके बाद ये कोइल्ड शेप्ड वाली जो स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ चला जाता है। इन दिस ट्यूब एक्स्ट्रा जो वाटर से वो एब्जॉर्ब कर दिया जाता है इस ट्यूब में, यानी कि संग्राहक नली के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर जो आया है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी द्वारा। आफ्टर दिस वेस्ट कलेक्टेड इन कलेक्टिंग डक्ट, इसके बाद ये जो वेस्ट है कलेक्टिंग डक्ट यानी कि संग्राहक नलिका तक पहुंचा दिया जाता है। एंड दिस नाइट्रोजिनस वेस्ट कार्ड यूरिन, इसको क्या कहते हैं, जो संग्राहक नलिका कलेक्टिंग डक्ट द्वारा जो एब्जॉर्ब कर लिया गया वाटर है, उसके बाद जो बचा हुआ जो सिस्टम है या जो बचा हुआ जो पदार्थ है सब्सटेंस है वो क्या कहलाता है, यूरिन, जिसको मूत्र भी कहते हैं अपन। इसका रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है, मूत्र का रंग, ध्यान रखिए। कलेक्टिंग डक्ट कनेक्ट विद द यूरेटर्स, और कलेक्टिंग डक्ट किससे जुड़ी रहती है, यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिनी से। एंड वापस ये क्या हो जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर पासेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू यूरिनरी ब्लेडर, यानी यूरेटर इसको कहाँ पास कर देगा, यूरिनरी ब्लेडर यानी कि हमारे मूत्राशय तक भेज देगा। यूरिन एग्जिट आउटसाइड ऑफ द बॉडी बाय यूरिथ्रा, इसके बाद यूरिथ्रा द्वारा हम क्या करेंगे, यूरिन यानी कि यूरिन का एक्सक्रीशन कर देंगे, यानी कि मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाएगा इसके द्वारा, यूरिथ्रा द्वारा, इस प्रकार। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये हमारी नेफ्रॉन है, ये जो वासा इफरेंट होती है, इधर से ब्लड आता है
ये वासा डिफरेंट होती है। देखिए इसकी जो मोटाई होती है ज़्यादा होती है और यहाँ मोटाई क्या होती है, पतली होती है। तो इधर से ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर, यहाँ से ब्लड आएगा तो ये पतली होती है, तो इधर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये आकार में ये मोटी होती है इसकी नली और ये पतली होती है। तो यहाँ प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो हमारा जो ब्लड है उसके अंदर यूरिन वगैरह है, जो आवश्यक पदार्थ हैं वो फिल्टर होने लग जाएंगे, वाटर फिल्ट्रेशन होने लग जाएगा। ये ग्लोमेरुलस है, ये जो पूरा कप शेप्ड है ये बोमेन कैप्सूल है, ये रीनल आर्टरी है, ये वासा डिफरेंट है, वासा डिफरेंट है, और ये हेनले लूप जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये हेनले लूप है। और ये यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय वहाँ तक जुड़ रही है। और ये कलेक्टिंग डक्ट है जिसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। इस प्रकार ऐसी लगभग हमारी एक किडनी के अंदर, एक किडनी यानी कि एक वृक्क के अंदर लगभग ये होती है 10 लाख होती है इसकी संख्या। इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मुख्य कार्य इसी का है। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट पाथवे में कैसे उत्सर्जन होता है, किस तरह से प्लांट अपने वेस्ट मटेरियल को आउट ऑफ बॉडी करते हैं। तो देखिए प्लांट आल्सो एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस, यानी कि जो एक्सेस कर देते हैं एक्स्ट्रा पदार्थ को, बाय ट्रांसपिरेशन अदर वेस्ट एक्सक्रीट बाय द लूजिंग लीव्स इन द फॉर्म ऑफ रेजिन एंड गम। यानी कि क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन के द्वारा भी वो एक्स्ट्रा वाटर को बाहर छोड़ देते हैं, जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा मिनरल्स वगैरह होते हैं या एक्स्ट्रा जो अनवेस्टेड सब्सटेंस होते हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है ट्रांसपिरेशन द्वारा। ट्रांसपिरेशन क्या है, प्लांट द्वारा जो एक्स्ट्रा वाटर को उनके एरियल पार्ट के द्वारा आउट थ्रो करना वेपर फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इसके बाद क्या करते हैं, लूजनिंग द लीव्स, अपनी लीव्स को भी त्याग देते हैं, उसके अंदर रेजिन्स और गम्स वगैरह होते हैं वो भी लूज कर देते हैं। इस प्रकार भी वो एक्सक्रीशन करते हैं। और प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सोइल अराउंड द देम, यानी कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी जड़ों की सहायता से भी मिट्टी के आसपास कुछ वेस्टेज सब्सटेंस को रिलीज कर देते हैं। इस प्रकार भी प्लांट्स क्या करते हैं, हानिकारक पदार्थों का एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये प्लांट्स के किस तरह से प्लांट्स द्वारा एक्सक्रीशन होता है, हमारे द्वारा एक्सक्रीशन होता है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपने अंत तक देखा वीडियो को, इसके लिए आपका धन्यवाद।